Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is REET EVS Part 3. So इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन लोग कर चुके हैं, उसकी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये सामने जो एक बुक का पोस्टर लगा हुआ है, इसी पोस्टर से EVS का हम सारा पोर्शन कवर कर रहे हैं। कुछ 500 पेजेस की ये किताब है, एक एक करके सारे पार्ट्स में हमें कवर कर लेंगे, देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ख़त्म हो जाए किताब। बाकी अगर हम बात करें कि किन किन एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कौन कौन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो रीट TSSB KVS NVS सीटेट वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। इसमें राजस्थान से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर मेन EVS के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सीटेट वगैरह वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। EVS तो EVS है। बाकी आपको अपने हिसाब से इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं या फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विथ यू। So with this general info, let's start the video. La classes begin. सबसे पहले है इसमें बादशाह मेला। तो बादशाह मेला या फिर मतलब कुछ मेले इसमें कंसिडर किए गए हैं जो कि राजस्थान के व्यू से इंपॉर्टेंट बनते थे और बाकी इस बुक में भी कंसिडर किए गए थे। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन ब्यावर में बादशाह मेला मनाया जाता है, जिसमें राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है, जिसके आगे किया जाने वाला बिरबल का मयूर नृत्य, मोर नृत्य और भैरव नृत्य प्रसिद्ध है। बादशाह मेला आपका अजमेर के ब्यावर में मनाया जाता है। ब से बादशाह, ब से ब्यावर, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप। और बाकी क्या है, इसमें राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है और उसके आगे क्या होता है, बिरबल का मयूर नृत्य, मोर नृत्य, भैरव नृत्य इसके लिए प्रसिद्ध है। अगली बात की जाए तो फूलडोल मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक शाहपुरा भिलवाड़ा में स्थित रामद्वारा में फूलडोल का मेला मनाया जाता है। ध्यातव्य रहे, राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव फूलडोल कहलाता है। तो ये भी अपन को याद रखना है कि ये वैसे तो एक त्यौहार है, पर किसी एक संप्रदाय का ये वार्षिक महोत्सव भी है, जो कि कौन सा संप्रदाय है, अपना राम स्नेही संप्रदाय है। आगे बात करते हैं। अब ये कुछ मेले मैंने एक साथ ले लिए हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट बनते थे, सारे एक साथ ही लिख दिए गए हैं, जिससे कि आपको ईजी एक की तरफ पड़ जाएंगे। जैसे कि पहला अपना बादशाह मेला, जो कि हमने पढ़ा ही था अभी, कहाँ पे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है और कहाँ पे, तो ब्यावर अजमेर में। फूलडोल मेले की बात करी थी, चैत्र कृष्ण में शाहपुरा भिलवाड़ा में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण से लेकर पंचमी तक इसको मनाया जाता है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। और बाकी हमने क्या पढ़ा था कि एक जाति का क्या है, ये संप्रदाय का, एक विशेष संप्रदाय का क्या है, वार्षिकोत्सव भी है। कौन सा था वो, राम स्नेही कुछ था, हाँ राम स्नेही ही है। तो राम स्नेही जो संप्रदाय है उसका वार्षिक उत्सव भी इसी को कहा जाता है। तो ये भी बात अपन इससे रिलेटेड एक याद रखेंगे। आगे है इसमें शीतला माता देवी का मेला, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। चक्षु जयपुर में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे जौहर मेला। जौहर बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लो किसी महल वगैरह पे कोई युद्ध हुआ, तो जो महल का राजा है वो तो युद्ध करता है, तो अगर वो युद्ध में हार जाता है और कोई और उससे जीत जाता है, ये बेसिकली अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ करता था कि जब राजा अंग्रेज़ों से हार जाया करते थे तो स्त्रियां क्या करती थी, जौहर करती थी, या तो वो आग में कूद जाती थी या फिर पानी में कूद जाती थी और कूद के अपनी जान दे देती थी। तो उस तरीके से इसको जौहर कहा जाता था, इस पूरे इंसिडेंट को। मतलब स्त्रियों का आग में कूदना या फिर स्त्रियों का पानी में कूद के अपने देह को त्यागना जौहर कहलाता था। तो जौहर मेला कहाँ पे लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ में लगता है। बात करें मेहंदीपुर बालाजी मेला की, तो चैत्र पूर्णिमा को मेहंदीपुर दौसा नाम की जगह पे लगता है। कैला देवी मेला की बात करें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कैला देवी करौली में इसका मंदिर लगता है। एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में, फूलडोल शाहपुर भिलवाड़ा में, शीतला माता का मंदिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को चक्षु जयपुर में, जौहर मेला आपका चित्तौड़गढ़ में चैत्र कृष्ण एकादशी को, मेहंदीपुर बालाजी का मेला मेहंदीपुर में ही लगता है दौसा नाम की जगह पे चैत्र पूर्णिमा को। कैला देवी मेला कहाँ लगता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कैला देवी करौली में लगता है। आगे भी कुछ मेले हैं, जैसे कि मैत्रा कुंडिया मेला, ये बैसाख पूर्णिमा को रश्मि चित्तौड़गढ़ के पास चंद्रभागा रिवर, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, वहाँ लगता है। चंद्रभागा रिवर को राजस्थान की हरिद्वार भी कहा जाता है। सो बैसाख पूर्णिमा को रश्मि चित्तौड़गढ़ में मैत्री कुंडिया मेला लगता है। रानी सती का मेला कहाँ लगता है, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को झुंझुनू में लगता है। खेजड़ली शहीद मेला क्या है, खेजड़ली वहाँ का, खेजड़ी जो है वहाँ का राष्ट्रीय पेड़ भी है आपका, अगर थोड़ा बहुत हो तो।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में अमृता बिश्नोई देवी की याद में ये मेला लगाया जाता है, जो कि खेजड़ली या फिर जोधपुर नाम की जगह पे लगता है। पुष्कर मेले की बात की जाए, इसको सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। आगे मैंने इसके बारे में अच्छे से डिफाइन करके लिया हुआ है। भारत का सर्वाधिक ऊंट का खरीद फरोख्त मेला भी इसको कहा जाता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी में पुष्कर नाम की जगह, जो कि अजमेर के अंदर है, वहाँ लगता है। देखिए आपके नेक्स्ट स्लाइड ये है। पुष्कर मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा या फिर नवंबर माह तक पुष्कर अजमेर में पुष्कर मेला मनाया जाता है, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला, सबसे रंगीन मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला, या फिर जो दीपदान महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मेले पर प्रतिवर्ष 2007 में 2 रुपये का टिकट जारी किया गया। ध्यान रहे, अजमेर में अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। किनको? अशोक टांक को। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया पुष्कर मेला क्या है। सर्वाधिक रंगीन मेला इसको कहा जाता है, बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और ऊंट की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला भी इसको कहा जाता है। आगे कौन मेला है? कपिल मुनि का मेला। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। क से कपिल, क से कार्तिक पूर्णिमा, क से कोलायत। ठीक है, तो कपिल मुनि का मेला लगता है। यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर के निकट हुआ था, जो सांख्य दृष्टि के जनक कहलाते हैं। इनकी सांख्य दृष्टि आपकी नंबर सिस्टम हो गया, उसके जनक कहलाते हैं। इनका कर्मस्थली बीकानेर रही है, इसी कारण इनके मंदिर कोलायत झील के किनारे स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और हिंदू सिख सद्भाव का मेला कहलाता है। आगे बात की जाए तो बेणेश्वर मेले की। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा नेवटावर या फिर नवाटापुर, आसपुर तह या फिर डंगरपुर में सोम माही जखम कि त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला लगाया जाता है। बेणेश्वर का मतलब क्या होता है कि डेल्टा का मलिका या फिर डेल्टा की मलिका। इसका मतलब होता है विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो कि 5 तरफ से खंडित है। यानी कि वैसे तो खंडित चीज़ों की पूजा नहीं की जाती है, पर फिर भी ये एक ऐसा शिवलिंग है जो 5 तरफ से खंडित है और फिर भी इसकी पूजा की जाती है, और इसलिए मेला आपका मेन बन जाता है। तो आप नाम याद रखेंगे इसका, बेणेश्वर मेला। इसे भीलों का कुंभ, बागाड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, मेवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला व मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। यहाँ औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी है। आगे बात करते हैं, अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यानी कि अगर पूछा जाए कि अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर है, तो राजस्थान के नागौर जिले में है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 खंबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने 1988 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर इसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। यानी कि आप याद रखेंगे इसका, 1988 के अंदर राजस्थान के अंदर क्या किया गया था, सती प्रथा को आत्महत्या घोषित किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? संख्या की दृष्टि से बाबा रामदेव जी का मेला। तो वहीं राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो पुष्कर। यानी कि अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो बाबा रामदेव जी का मेला, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो पुष्कर मेला है। राजस्थान ने मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव के मेले को कहते हैं, तो मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर के मेले को कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का तो बाबा रामदेव जी का, और मेरवाड़ा का तो पुष्कर के मेले को कहते हैं। कैला देवी के मेले का लांगुरिया नृत्य, रामदेव जी के मेले का 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। तो वहीं ब्यावर व अजमेर में भरने वाले बादशाह मेले का बिरबल नृत्य प्रसिद्ध है। तो इनकी नृत्य के हिसाब से ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेले में कौन कौन सा नृत्य होता है। तो कैला देवी के मेले में नांगुरिया नृत्य होता है, रामदेव जी के में 13 ताली, और ब्यावर व अजमेर के बादशाह मेले में बिरबल नृत्य होता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला साहवा चुरू में है। मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला ख्वाजा साहब का उर्स है। तो जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी करौली का है। आगे बात की जाए तो राजस्थान में 24 कोसी परिक्रमा वाला मेला कौन सा है? लोहारगल झुंझुनू में है, प्रसिद्ध है। तो 84 कोस परिक्रमा वाला मेला कहाँ पे है? भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है। अगर 24 कोस वाला आए तो लोहारगल, और 84 कोस वाला आए तो अपना भोजन थाली। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा सबसे रंगीन मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला कौन सा है? पुष्कर मेला है, पीछे भी हमने देख चुके हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। इनके रामदेव जी का मेला है। और अभी हमने पढ़ा भी था, अगर आपका ये आए कि मारवाड़ का कौन सा है तो रामदेव जी का है, और मेरवाड़ का कौन सा है तो पुष्कर मेला है।
भारत में हिंदू त्यौहार की शुरुआत श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है और चैत्र शुक्ल तृतीया पर समाप्त होती है। इसी कारण राजस्थान का सबसे पहला त्यौहार छोटी तीज आता है तो अंतिम त्यौहार गणगौर आता है। इसी कारण राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि अपना तीज से, छोटी तीज से स्टार्ट होगा और गणगौर पे डूब जाएगा। गणगौर में बेसिकली गढ़ का मतलब अपना शिवजी भगवान होते हैं और गौर का मतलब पार्वती होती है। जब शादी वगैरह होती है तब भी गणगौर बैठाए जाते हैं। उसमें आपका जो कोई सुपारी होती है उसको कलावा से बांधकर, रेड कलर के कलावा से बांधकर उसको स्थापित किया जाता है और वो गणगौर को रिप्रेजेंट करता है। तो गणगौर नाम की एक रस्म होती है, वो पूरी रस्म इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो उससे भी आप ये देख सकते हैं अगर किसी ने कोई शादी पूरी अटेंड की तो हो तो अपन को तो अभी इसमें बस याद रखना है कि श्रावण मास से स्टार्ट हो गए, चैत्र शुक्ल तृतीया पर अपने एंड हो जाते हैं हिंदू त्यौहार। छोटी तीज से राजस्थान में स्टार्ट होता है और गणगौर पर एंड होता है। त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं, ये भी याद रखना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर अंग्रेजी कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित कैलेंडर जिसका प्रारंभ 1 जनवरी से होता है और अंत 31 दिसंबर पर होता है, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको एक्सेप्ट किया है तो शक संवत को एक्सेप्ट किया है एज इट्स नेशनल कैलेंडर, जिसका प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन पर समाप्त होता है। या फिर प्रथम माह जनवरी, चैत्र आपका जनवरी रिप्रेजेंट करता है और अंतिम माह आपका फाल्गुन जो दिसंबर शो करता है पर खत्म होता है। राष्ट्रीय पंचांग में भारत के संविधान ने 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया था, यानी कि नेशनल कैलेंडर इसको कब एक्सेप्ट किया गया था तो 22 मार्च 1957 को एक्सेप्ट किया गया था। दूसरा है अपना विक्रम संवत। भारत में 2 तरह के कैलेंडर है, विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत को ज़्यादा तवज्जो मिलती है क्योंकि अपना रिकॉर्ड भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। विक्रम संवत की बात की जाए तो इसका प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है जबकि अंत चैत्र अमावस्या को होता है। आपके 15वां जो दिन होता है वो अमावस्या और 30वां पूर्णिमा। ध्यान रहे विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है और जबकि शक संवत की बात की जाए तो 78 वर्ष पीछे चलता है। पर अगर वहीं बात की जाए कि विक्रम संवत क्या है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो 57 वर्ष आगे चलता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आज 2021 चल रही है, 2021 वर्ष चल रहा है, तो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा वर्ष चल रहा होगा तो हम उसमें 57 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको आ जाएगा कुछ भी, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। 6 में पूछा गया है। अतः यदि हम पूछा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर या ईस्वी सन के अनुसार अभी 2020 चल रहा है तो विक्रम संवत का कौन सा सन चल रहा होगा, तो 2020 के अंदर से 57 जोड़ दिया है जो कि 2077 आ गया, तो आपका विक्रम संवत के अनुसार हो गया। वहीं अगर हम बात करें शक संवत की तो उसमें 78 घटा दिया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। इसका प्रारंभ कनिष्क के काल में 78 ईस्वी पूर्व हुआ था। शक संवत का प्रारंभ चैत्र माह से होता है जबकि अंत फाल्गुन माह में होता है। यदि शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 78 पीछे वर्ष चलता है, अतः यदि हमसे पूछा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर या ईस्वी सन के अनुसार अभी 2020 चल रहा है तो शक संवत में कौन सा सन होगा, तो हम 78 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। भारत के हिंदू महीने शक संवत पर आधारित होते हैं। आगे बात की जाए तो विक्रम संवत या फिर शक संवत में लगभग 314 दिन होते हैं, यानी कि 29.5 गुणा 12। अंग्रेजी माह व शक या विक्रम संवत में साम्यता बैठाने के लिए प्रत्येक तीसरे माह में एक बार 2 मासा आता है, जिसे अधिक मासा गिनते हैं। इस माह में दान पुण्य अधिक किए जाते हैं। शक संवत या फिर विक्रम संवत में शुरू में चैत्र माह में 15 दिन और बाकी 15 दिन वर्ष के अंत में होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन। ये जो आपका है 15वें दिन आपकी अमावस्या पड़ती है और 30वें दिन आपकी पूर्णिमा पड़ती है, यानी कि 1 से 15 जो हो गया आपका कृष्ण पक्ष हो गया और 15 से 30 जो हो गया आपका, फिर 16 से 30 जो हो गया शुक्ल पक्ष हो गया। कृष्ण पक्ष को काली रातें बुधि भी कहा जाता है, शुक्ल पक्ष को चांदनी रातें और सुधी कहा जाता है। 15वें दिन आपकी अमावस्या पड़ती है और 30वें दिन आपकी पूर्णिमा बनती है। ठीक है, इसका मैं बता भी सकती हूँ आपको, रुको देखो, जैसे कि 1 से 15 है ना इसमें, तो जो 15वां लास्ट दिन पड़ जाएगा ना आपका, ये तो पड़ जाएगी अमावस्या, और जो 30वां दिन पड़ जाएगा ना वो पड़ जाएगा पूर्णिमा। बाकी अगर बात की जाए तो 1 से 15वां दिन जो पड़ते हैं वो आपके कृष्ण पक्ष या फिर काली रातें या फिर बुधि के नाम से कहलाए जाने जाते हैं, और 16 से 30 जो पड़ता है आपका वो शुक्ल पक्ष चांदनी रातें या फिर सुधी के नाम से कहलाए जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हिजरी सन की। तो यह चंद्रमा पर आधारित होता है। हिजरी सन का पहला माह मुहर्रम कहलाता है और अंतिम माह जिलहिज कहलाता है। यानी कि हिजरी सन किसका है, अपना चंद्रमा पर आधारित है और मुसलमानों का है ये। इनका पहला माह मुहर्रम और अंतिम माह जिलहिज कहलाया जाता है। जैसे कि अपना विक्रम संवत है ना, एक तो है अपना विक्रम संवत और है एक अपना शक संवत, ऐसी एक तीसरा है अपना हिजरी सन।
ठीक है। आगे इसमें एक स्लाइड ली हुई है, उसमें कैलेंडर में मैंने तीनों दिखाए हुए, शक संवत के अनुसार और उसके विक्रम संवत और हिजरी सन। तो आगे आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा अगली स्लाइड थी। देखो जैसे कि चैत्र माह हो गए, ये आपके हिंदू माह, अंग्रेजी माह और हिजरी कैलेंडर। चैत्र आपका जनवरी पड़ जाता है, वैशाख फरवरी, ज्येष्ठ मार्च, आषाढ़ अप्रैल, श्रावण मई, भाद्रपद जून, आश्विन जुलाई, कार्तिक अगस्त, मार्गशीर्ष सितंबर, पौष अक्टूबर, माघ नवंबर, फाल्गुन दिसंबर। चैत्र में आपका मुहर्रम, वैशाख में सफ़र, ज्येष्ठ मार्च रबी उल अव्वल, आषाढ़ अप्रैल रबी उल सानी, श्रावण मई जमदी उल अतवल और भाद्रपद जून जमदी उल सानी, आश्विन जुलाई रज्जब, कार्तिक अगस्त सावन, मार्गशीर्ष सितंबर रमजान, पौष अक्टूबर शव्वाल, माघ नवंबर जिलकद्र, फाल्गुन दिसंबर जिलहिज। अब इसमें जो एक चीज़ आपने देखी हो, जैसे कि यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये जो देखो आपने अगर देखा हो तो हिजरन सन या फिर हिजरन कैलेंडर का पहला वर्ष मुहर्रम से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कब हो रहा है, जिलहिज पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जिलहिज। सो नेक्स्ट अपना होता है कि कौन कौन सी ऋतु आपके कौन कौन से हिंदू शक संवत के अनुसार, यानी कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर या फिर नेशनल कैलेंडर के हिसाब से आती है। तो इसमें सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु, जो कि वैशाख से ज्येष्ठ तक आती है। वर्षा ऋतु आषाढ़ से श्रावण, शरद ऋतु भाद्रपद से अश्विन, हेमंत ऋतु आती है कार्तिक से मार्गशीर्ष, शिशिर ऋतु होती है पौष से माघ, बसंत ऋतु फाल्गुन से चैत्र। अगर इनकी बात हम करें अपने इंग्लिश वाले के अनुसार, तो आप कुछ ऐसे बात कर सकते हैं इसकी, जैसे कि ये जो है ना आपका वैशाख, ये आपका पड़ जाता है मार्च में पड़ जाता है मई, और ज्येष्ठ की बात करें तो ये पड़ जाता है जून। वहीं अगर हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो आपका आषाढ़ यानी कि जुलाई, और ये आपका श्रावण पड़ता है अगस्त में। भाद्रपद की बात करें तो ये पड़ता है सितंबर, और आश्विन की बात करें तो पड़ता है अक्टूबर। हेमंत ऋतु की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है आपका नवंबर और मार्गशीर्ष दिसंबर। पौष की बात की जाए तो ये पड़ता है आपका जनवरी, और माघ आपका पड़ जाता है फरवरी। बसंत ऋतु में फाल्गुन आपका पड़ता है मार्च, और चैत्र तो आपका फर्स्ट महीना होता है अप्रैल, जहाँ से छोटी तीज भी आपकी स्टार्ट होती है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाता है। आपके ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक जाती है, वर्षा ऋतु जून जुलाई अगस्त, और शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, शिशिर आपका जनवरी फरवरी, वसंत मार्च और अप्रैल। या फिर हिंदी के हिसाब से देखें तो ग्रीष्म ऋतु वैशाख ज्येष्ठ, वर्षा ऋतु आषाढ़ श्रावण, शरद ऋतु भाद्रपद आश्विन, हेमंत ऋतु कार्तिक मार्गशीर्ष, शिशिर ऋतु पौष और माघ, वसंत ऋतु फाल्गुन और चैत्र। तो नेक्स्ट देखते हैं गणगौर, जो कि आपका राजस्थान का लास्ट त्यौहार है, जिससे त्योहारों का एक बार एंड होता है। छोटी तीज से स्टार्ट होता है और गणगौर पे एंड होता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी गणगौर है, जिसमें कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर प्राप्ति के लिए एवं सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए शिव पार्वती की पूजा करती है। गण को महादेव और गौर को पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। गणगौर पार्वती के गौने का सूचक है, क्योंकि इस दिन पार्वती का गौना हुआ था। तो मैंने आपको बताया भी था कि गणगौर बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है शिव और पार्वती के जोड़े को, और इसे सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार भी कहा जाता है। ये वाली लाइन भी अपन को याद रखनी है। शिव पार्वती की पूजा इस दिन होती है, और विवाहित या फिर नवविवाहित या फिर बिना विवाहित स्त्रियाँ क्या करती है, इसकी पूजा करती है। छोटी तीज की बात करें जहाँ से स्टार्ट होता है, और गणगौर जहाँ पे ख़त्म होता है। गणगौर की बात हमने की थी, चैत्र शुक्ल तृतीया थी, जबकि ये क्या है, श्रावण शुक्ल तृतीया, यानी कि शुक्ल तृतीया सेम है, सिर्फ वो वाला चैत्र हो जाएगा, ये वाला श्रावण हो जाएगा। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। श्रावण आपका हो गया अगस्त,
श्रावणी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। तीज का त्यौहार महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज, मधु श्रावणी तीज, हरियाली तीज, झूला तीज, गौर्या तीज भी कहते हैं। तीज की सवारी जयपुर में निकलती है। ये सब अपन बात याद रखेंगे। वट सावित्री व्रत की बात करते हैं। स्त्रियां वट बरगद की पूजा करते हुए पुत्र एवं पति की मंगल कामना करते हैं। इसी कारण इसे बड़ अमावस्या भी कहा जाता है। कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता है। आगे बात करते हैं देवशयनी 11 की। इस दिन माना जाता है कि जो पितृ वगैरह होते हैं या फिर जो भी किसी के देवता होते हैं, जो कि मतलब मान लो परिवार में कोई बूढ़ा व्यक्ति मर गया है तो वो देवता बन जाता है, तो उस दिन पितर वगैरह सोते हैं, ऐसा माना जाता है। देवशयनी 11 कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इस दिन से देवता 4 माह हेतु सो जाते हैं। हिंदुओं में इन 4 महीने में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। इस एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी, लाड़ी बोहनी भी कहते हैं। मांगलिक कार्य हो गए मतलब आप कोई नई ड्रेस नहीं खरीद सकते, उसे पहन नहीं सकते, कोई फंक्शन वगैरह इस दिन क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये सब देखना होता है। आगे बात की जाए तो रक्षाबंधन अपना श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को। इस दिन घरों में खीर व मालपुए बनाए जाते हैं। इस दिन मांगली या वास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला भी लगता है। आगे बात करेंगे जैनों का मुख्य त्यौहार क्या है? दीपमालिका। वहीं उनका मुख्य पर्व क्या है? तो अष्टांग का। फूड ऑफ राजस्थान बात कर लेते हैं। सिरावन क्या होता है? कि रात के खाने से कुछ सुबह ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, उसे सिरावन कहते हैं। ब्रेकफास्ट मेड फ्रॉम प्रीवियस लेफ्ट फूड, यानी कि रात का अगर कोई खाना बच गया है तो उससे अगर कुछ बनाया जाता है सुबह नाश्ते के लिए तो उसे सिरावन कहा जाता है। वहीं बात करेंगे ब्यालू या फिर कलेवे की। तो ब्यालू या कलेवा आपका क्या होता है? डिनर होता है। डिनर को ब्यालू कहते हैं और वहीं ब्रेकफास्ट को कलेवा कहते हैं। सीरा और लापसी क्या है? तो सीरा और लापसी गेहूं में गुड़ मिला के बनाया जाता है। गेहूं के आटे को भूनकर या गुड़ या चीनी मिलाकर बनाया जाता है, तो इसे सीरा या लापसी कहते हैं। सौगरी की बात करें तो बाजरे की रोटी को सौगरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं पके हुए काचरे की। साधे मतलब पके हुए काचरे को अगर सीधा काट कर बनाए तो कोकला, सुखाकर काट कर बनाए तो गोटका। ये अपन को याद कर लेता है, राजस्थान का टर्म्स है, ये अपन याद कर लेंगे इसको। तथा टिंडसियों के बराबर 2 भागों में काटकर सूखी बनी हुई सब्जी को फोफलिया कहते हैं। राजस्थान का राज्य खान पान क्या है? तो है दाल बाटी चूरमा। राज्य एवं राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी। राजस्थान का पेय क्या है? तो छाछ। राजस्थान का राष्ट्रीय पेय क्या है? तो चाय। राज्य रोटी कौन सी है? यहाँ पे बाजरा, जिसे सागरे की रोटी भी अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये देखो सोगरी कहा जाता था बाजरे की रोटी को। राज्य सब्जी क्या है? तो बेसन के गट्टे की या फिर कड़ी उर्फ आटा है। तो राज्य का अचार क्या है? कैर है सर्दी का यानी कि टीट का अचार, और लेसुआ है गर्मी का अचार। आगे बात करेंगे राजस्थान के वास्तुकला की। वास्तुकला बेसिकली वहाँ का कुछ भी आर्ट या फिर जो ऐसा कुछ जो कि नया होता है, म्यूज़ियम वगैरह सा, ठीक है, कॉल्ड म्यूज़ियम। और अजय बाघर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि अजय बाघर और म्यूज़ियम भी कहा जाता है इसे। मेन और लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन राजस्थान इस बरनाड़ा में है सबसे बड़ा। ज्वेलरी भी हम क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट के अंदर ही लाई जाती है, ये भी अपन को याद कर लेना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर में से क्या आता है और ज्वेलरी भी अगर ऑप्शन में है तो ज्वेलरी विल बी द आंसर। शेखावटी फर्नीचर किससे बनता है? तो शीशम की लकड़ी से बनता है। पेपर पे जो हम पिक्चर की जाती है उसे पाना कहा जाता है, ये अपन याद रखेंगे। बाकी का करें तो बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध है। तो सांगानेर में सांगीनेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, यानी कि कहाँ पे किस तरीके की पेंटिंग पसंद है। तो बीकानेर में लहरिये या फिर मोंडे प्रसिद्ध है और सांगानेर में सांगीनेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जिले का सबसे प्रसिद्ध प्रिंट है, जिसमें नीला व लाल रंग अधिक उपयोग होता है। मलीर प्रिंट की बात की जाए तो इसमें काला और कत्थई रंग। वार्तिक की बात की जाए तो इसमें कपड़े पर एक मोम की परत चढ़ाई जाती है और फिर उसको घेरा जाता है। डंगूर शाही ओढ़नी बाटिक कला से संबंधित रखती है, ये अपन याद रखेंगे कि डूंगर शाही ओढ़नी कहाँ से रिलेट करती है, तो बाटिक कला से रिलेट करती है। आगे बात करेंगे तो पर्यटन का स्लोगन, इसमें क्या है, मतलब कि टूरिज्म के लिए स्लोगन देना होता है। हर राज्य अपने टूरिज्म से रिलेटेड स्लोगन देता है ताकि वो स्लोगन उस राज्य की किसी खास बात को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले इस राज्य का स्लोगन पधारो हमारे देश रखा गया था, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको चेंज करा और रिसेंटली अब दोबारा 2019 में इसको पधारो हमारे देश ही कर दिया गया है और अभी तक तो यही चल रहा है। तो देखते हैं इसे टूरिज्म स्लोगन। 1993 में तत्कालीन
निदेशक ललित के पवार ने पधारो मारे देश राजस्थान का स्लोगन दिया था। 2008 में सरकार ने इसे बदलकर कलरफुल राजस्थान कर दिया था। जनवरी 2016 में सरकार ने जाने क्या दिख जाए कर दिया। 2019 में सरकार ने वापस स्लोगन पधारो हमारे देश कर दिया। पर्यटन विभाग ने 2 तरह के लोगो लॉन्च कर रखे हैं। एक पर अंग्रेजी में लिखा है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, और इसी का हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य लिखा हुआ है। प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को हम लोग टूरिज्म डे मनाते हैं। हेरिटेज होटल की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा कोई किला या महल जिसे 75 वर्ष या उससे अधिक बने हुए हो चुके हों और रिसेंटली उसको एज अ होटल यूज़ किया जा रहा हो तो वो अपने हेरिटेज होटल के अंदर आता है। वे किले या महल जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने बने हों और वर्तमान में होटल के रूप में प्रयोग आ रहे हों, उसे राज्य सरकार ने हेरिटेज होटल का दर्जा दिया है। राजस्थान के मुख्य हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन है, जो कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल भी कहलाता है। आगे बात करते हैं, यूनेस्को ने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, जो कि निम्न है। तो इसका ये एक राइम सा बना हुआ है। ये क्या है? चीकू, गाजर व आम खाकर सोना चाहिए। यहाँ पे आपका ची से क्या है? चित्तौड़गढ़, और कू से क्या है? कुंभलगढ़, गा से क्या है? गागरिन दुर्ग, और आपका र से है रणथंभौर दुर्ग, आम से है आमेर दुर्ग, और सोना से है सोनारगढ़। तो ये आपके 6 है। कुछ इस तरीके से इनको याद किया जा सकता है एक इसका सिनोनिम बनाकर। आगे बात की जाए तो कुछ इन्फो है, जैसे कि दामोदर लाल व्यास कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ राजस्थान, ये याद रख सकते हैं आप। वुमेन्स डाई इन फायर और वाटर कॉल्ड जौहर, यानी कि औरतें जब अपनी देह त्याग देती थी या तो पानी में कूद के या फिर आग में, तो उससे जौहर कहा जाता था। मैंने आपको पहले भी अभी पिछली स्लाइड में जब आया था तो मैंने बताया था कि जब अंग्रेज़ वगैरह लड़ाई वगैरह में या फिर कोई भी लड़ाई होती थी और किसी भी स्त्री का जब पति हार जाया करता था तो फिर औरतें क्या करती थी, खुद को जौहर कर दिया करती थी। तो आगे इससे रिलेटेड आएंगे कुछ प्रसिद्ध साका, वो भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख महिलाएं देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल रही है और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है, जिनका जन्म जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। इनका विवाह सीकर जिले के छोटी लोसल गांव में देवी सिंह शेखावत के साथ हुआ था। श्रीमती कुशाल सिंह राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। आंची देवी कौन थी? पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक थी, यानी कि जो कुश्ती वगैरह रेसलिंग वगैरह सिखाया करती थी। आगे बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुछ दुर्गों को यहाँ पे लिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट थे, आपकी बुक के अंदर कवर थे। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्व प्रवेश द्वार भी कहलाता है। मालवा का प्रदेश द्वार कहलाता है। राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग की आकृति वेल मछली के समान है, यानी कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वेल मछली के समान किस दुर्ग की आकृति है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। यह दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम स्थल के समीप 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर स्थित है। आगे बात करते हैं तो साका क्या है? साका में क्या होता है? केसरिया प्लस जौहर होता है। केसरिया क्या होता है? मान लो कि जब कोई लड़ाई करता है तो सर पे साफा बांध के लड़ाई करता है केसरिया रंग का, तो इसलिए उसे केसरिया बोलते हैं। जौहर में क्या होता है कि अगर किसी स्त्री के पति का देहांत हो गया तो अपनी देह को भी त्यागती है, या तो पानी में कूद कर या फिर आग में, तो उसे जौहर कहा जाता है। जब दुर्ग पर भयंकर समस्या आए तो जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि में या फिर जल में कूद कर जान दे देना, और केसरिया पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र या पगड़ी धारण करके युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना। जब जौहर व केसरिया एक साथ होता है तो उसे साका कहा जाता है। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे प्रसिद्ध साके हैं जो कि बुक में कवर थे, तो फिर इन्हें यहाँ पे लिया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्न 3 विश्व प्रसिद्ध साके हुए थे। पहला था 1303 में प्रथम साका हुआ था। इस समय अलाउद्दीन खिलजी था और रत्न सिंह थे, रावल रत्न सिंह। इनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इस युद्ध में पद्मिनी के चाचा भतीजे गौरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजन खां के नाम पर इसका नाम खिजनखाबाद रखा। 1311 में खिजन खां ने इसे मालदेव सोनगारा या फिर मुछाला रामदेव को सौंप दिया था, मालदेव को। दूसरा साका जो आपको इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है 1534 से 1535 तक। इस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह एवं अल्पवयस्क महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ।
इस युद्ध में रानी कर्मवती ने राखी बेचकर हुमायूं से मदद मांगी थी। इस युद्ध में दिवालिया प्रतापगढ़ के वीर रावत पाक सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी कर्मवती ने बाकी अपनी सारी वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। आगे है अपना रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज व चित्तौड़गढ़ के किले का छोटे भाई के नाम से जाना जाता है। इनकी चित्तौड़गढ़ किला जो हमने पहले पढ़ा, उसके छोटे भाई के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर में 300 किलो वजनी 5 धातुओं से बना घंटा है, जिसके बजने पर 5 किलोमीटर तक ध्वनि सुनाई देती है और अंत में ओम की ध्वनि निकलती है। यानी कि याद रखना है कि हमें ऐसा कोई भी घंटा कहाँ स्थित है, तो रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित है, जो कि पाली में है, राजस्थान में है। आगे बात की जाए तो महलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। पीछे हमने एक स्लाइड में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता था, आपके जयपुर को, पर महलों की नगरी की बात आए तो उदयपुर को कहा जाता है। तो जल भवन की नगरी डीगपुर या फिर डीग भरतपुर को कहा जाता है। हवा महल जो कि जयपुर में है 5 मंजिला है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में जयपुर में करवाया गया। इस महल का वास्तुकार लालचंद कारीगर था, जिसमें 953 झरोखे और 365 खिड़कियां है। इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। यानी कि हवा महल की आकृति किसके समान है, जो कि जयपुर के अंदर है, कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। 5 मंजिल का है ये, और लालचंद ने इसका वास्तुकार था या फिर आर्किटेक्चर था। आगे बात की जाए तो राजस्थान के जो महल वगैरह है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपना है हवा महल, जो कि जयपुर में, आमेर का महल जयपुर में, शीश महल जयपुर, सिटी पैलेस या फिर चंद्र महल जयपुर, लिलीपुल महल जयपुर, एक जैसे 9 महल जयपुर, जल महल भी कहाँ है, जयपुर में, मोती डुंगरी का महल जयपुर में, सामोद महल जयपुर में और बादल महल जैसलमेर में। आगे बात करें, झील महल उदयपुर में है, मोती महल उदयपुर में, खेतड़ी महल झुंझुनू में, एक थंबा महल जोधपुर में और गुलाब महल है कोटा में। इस सब के पिक ले लीजिएगा आप, फिर याद हो जाएगा, एक तो बार देखेंगे तो हो जाएगा। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है, इसलिए नवलगढ़ को हवेली की नगरी या फिर शेखावटी की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, आपके नवलगढ़ को। तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। शेखावटी की विशिष्ट हवेलियों में 2 आंगन थे। प्रक्षेपित बालकनी राजस्थानी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रक्षेपित बालकनी राजस्थानी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे सजावट और देखने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बालकनी वगैरह में कौन सा स्टाइल फॉलो किया जाता था, तो प्रक्षेपित किया जाता था। आगे बात करें तो राजस्थान में भित्ति चित्र क्या होता है, दीवारों पे कुछ उकेरना या फिर क्रिएट करना। दीवारों पर किया गया सौंदर्य अलंकरण भित्ति चित्र कहलाता है। को चिरकाल यानी कि कई वर्षों तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे अरायश, फ्रेस्को, आला-गीला पद्धति कहा जाता है। राजस्थान में आला-गीला पद्धति की शुरुआत जयपुर आमेर रियासत से हुई थी। अगर अभी ये पिछली स्लाइड में आपको याद थी हो तो हमने आमेर का महल भी पढ़ा था, जो कि जयपुर में स्थित है। तो आला-गीला पद्धति आपकी जयपुर या फिर आमेर से स्टार्ट हुई थी। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास चांदमारी कहलाता है। तो वहीं सोने चांदी का प्रयोग हड़तौली शैली में होता है, हाड़ौती शैली में। परिवहन के प्रकार, ये वैसे तो अपन ने पहले पढ़े हुए हैं, पर इसमें एक रिसेंटली नया ऐड हुआ था, पाइपलाइन, तो इसलिए मैंने इस स्लाइड को लिया है। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, जो कि आधुनिक परिवहन का एक प्रकार है। बात करते हैं कुछ एनएच की। एनएच क्या है, आपके नेशनल हाईवेज़ है। तो नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं। नेशनल हाईवे 27 सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। और वहीं सबसे छोटे की बात करें तो उसके आगे 3 और आप ऐड कर सकते हैं। NH 327 सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। NH 44 की बात करें, इसका प्रीवियस नेम 7 था, वो अपनी सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक जाती है। 48 की बात की जाए तो प्रीवियस नेम इसका 8 था, जो कि दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। NH 16 की बात की जाए तो इसका प्रीवियस नेम 5 था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट के अंदर कवर होती है, जो कि तमिलनाडु से चेन्नई तक जाता है। NH 19 की बात की जाए तो उसका प्रीवियस नेम 2 था, नॉर्मली दिल्ली से कोलकाता रोड इसको कहा जाता था। और मोस्ट बिजिएस्ट नेशनल हाईवे भी आपका NH 19 ही है। NH की न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। पर वहीं अगर हम जिले की बात करें तो करौली या फिर सवाई माधोपुर पड़ता है।
भारत में अभी केवल सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ रेल नेटवर्क नहीं जुड़ा हुआ है या फिर अभी तक नहीं पहुँचा है, परंतु वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और उस परियोजना का नाम क्या है जिससे स्टार्ट किया गया है, तो सिवोक रांगपो परियोजना, जो कि निर्माणाधीन है, अभी तक बनी नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है और ये रिसेंट का ही डाटा है, आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1.324 किलोमीटर लंबा 12 अप्रैल 2012 को बनाया गया। दूसरा कॉलम केरल 1.118 किलोमीटर और तीसरा खड़गपुर कोलकाता 1.07 किलोमीटर में है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। देश की पहली मोनोरेल कब चली? 1 फरवरी 2014 को। और वैसे देश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी अपनी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर थी। अगर इसकी बात की जाए तो देश की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 में आपकी मुंबई से प्रारंभ हुई। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है? तो मुनाबाव है। विश्व का सबसे प्राचीन भूमिगत रेल मार्ग कौन सा है? तो लंदन भूमिगत रेल मार्ग है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से होती हुई गुजरती है। भारत का सबसे लंबा रेल सेतु कौन सा है? तो डेहरी ओ सोन है। मेघालय देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें 1 किलोमीटर भी राज्य मार्ग नहीं है, यानी कि रेल मार्ग नहीं है। तो दार्जिलिंग जो है उसमें हिमालयन रेल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। राज्य में पहली रेलगाड़ी, या फिर हम अभी राजस्थान की बात करें, जो मैंने आपको 1853 बताया था, वो पूरे भारत की बात हो रही थी। अभी यहाँ पे सिर्फ राजस्थान की है। 21 अप्रैल 1874, जो कि आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली थी। और उसे क्या कहा गया था? तो क्वीन ऑफ इंडियन हिल स्टेशन कहा जाता है ऊटी को। यह भारत की एकमात्र रॉक रेलवे भी है। राज्य में पहली रेलगाड़ी 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट में बांदीकुई के मध्य चली थी। और वैसे आपको अगर पता हो तो भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से ठाणे, आपका 34 किलोमीटर। बाकी अपन अभी इसकी बात करें तो राज्य, यानी कि आपका राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 21 अप्रैल 1874 को चली थी। कहाँ चली थी? आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई राजस्थान तक चली थी। तो ये अपन को याद रखना होगा कि राजस्थान का ही रीट का पेपर है, तो उसके हिसाब से वहाँ रेलगाड़ी सबसे पहले 1874 में चली थी। ये अपन को याद रखना होगा। बाकी अप्रैल याद कर सकते हैं आप, पहली भी अप्रैल में चली और राजस्थान नहीं, पहली अप्रैल में चली आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। ऊटी को क्वीन ऑफ इंडियन हिल स्टेशन कहा जाता है। यह भारत की एकमात्र रॉक रेलवे है। ये अपन को याद रखना है, एकमात्र रॉक रेलवे कौन सी है? क्वीन ऑफ इंडियन हिल स्टेशन। आगे बात करें तो थार एक्सप्रेस, यह रेल मुनाबाव या फिर बाड़मेर के खोखरा पार पाकिस्तान तक चलती है। मुनाबाव आपका बाड़मेर में है, वहाँ से खोखरा पार तक चलती है। कौन सी? थार एक्सप्रेस। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा होता है? मुनाबाव या फिर बाड़मेर होता है। समझौता एक्सप्रेस की बात की जाए, 3 एक्सप्रेस आपकी लगातार है। पहली थार एक्सप्रेस हो गई जो कि पाकिस्तान और राजस्थान तक चलती है। राजस्थान में मुनाबाव जो कि बाड़मेर में पड़ता है वहाँ टच करती है। समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो यह रेल अटारी से लाहौर तक चलती है, यानी कि आपका अटारी वह पंजाब में और लाहौर पाकिस्तान में, ये दिखा है यहाँ। यह रेल अटारी पंजाब से लाहौर पाकिस्तान तक चलती है। मैत्री एक्सप्रेस की बात करें, यह रेल चित्तपुर या फिर कोलकाता से ढाका बांग्लादेश तक चलती है। चित्तपुर से बांग्लादेश तक मैत्री एक्सप्रेस। ध्यातव्य रहे, राज्य की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी पिंक सिटी एक्सप्रेस दिल्ली जयपुर है, तो विश्व की प्राचीन कार्यरत इंजन फेयरी क्वीन है। तो अपन को याद रखना है कि विश्व की प्राचीन कौन सी है? तो इंजन फेयरी क्वीन है। और राज्य की प्रथम सुपरफास्ट कौन सी है? तो पिंक सिटी एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली से जयपुर चलती है। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन वंदे मातरम है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। तो भारत में लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। सबसे बड़ी अपनी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि बहुत लंबा एक सफ़र तय करती है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। और वहीं बात करें कि सबसे तेज़ चलने वाली कौन सी है, तो वंदे मातरम है। ठीक है, इसका स्टार्ट वंदे मातरम का कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को ये शुरू की गई थी और 120 मील घंटाएं चलती है अपना। बाकी ये सारा नॉलेज में आ ही गया। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई थी। तो पवन हंस का स्थापना दिवस अपन याद कर सकते हैं, 15 अक्टूबर 1985। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है।
ये भी अपन याद रख करेंगे। लेह लद्दाख हवाई अड्डा अपना कहाँ है, सबसे ऊंचा स्थित है। बाकी पवन हंस की बात करें तो 15 अक्टूबर 1985 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को पाक्योंग में सिक्किम के पहले और देश के 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। याद रखेंगे जो अपना लास्ट 100वां हवाई अड्डा जो अभी बना है, जो सिक्किम में अपना पाक्योंग नाम की जगह पे, पाक्योंग में सिक्किम में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो 24 सितंबर 2018 को किया था। और ये क्या है कि पूर्वोत्तर का सबसे पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। आगे बात करें तो भारत में कुल 37 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत है, जिनमें से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। यानी कि टोटल कितने 37 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और सबसे बड़ा IGI है उसमें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। नेशनल वाटरवेज़ की बात कर लेते हैं हमने, नेशनल हाईवेज़ की बात करी, फिर हमने रेलगाड़ी की बात करी, या फिर आपका बोला जा सकता है कि वो भी रोडवेज़ के अंदर ही आ गया। अब हम थोड़ी सी वाटरवेज़ की बात करते हैं तो NH1 जो इंपॉर्टेंट थी या फिर इस बुक में कवर की गई थी, वो दोनों ही मैंने इसमें ली है। सबसे पहले है NW1 आपकी, या फिर नेशनल वाटरवे 1, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक चलती है। नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो सदिया टू दुबरी चलती है, यानी कि असम से असम तक ही, सदिया असम में टू दुबरी असम। नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो केरला में चलती है। केरला में कहीं मतलब केरला के किसी स्पॉट से स्टार्ट होती है और केरला के ही किसी स्पॉट पे एंड होती है, इसलिए मैंने सिर्फ केरला डाल दिया। आपको बस ये याद रखना है, इसमें इसकी फर्स्ट हो गई आपकी इलाहाबाद टू हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 क्या हो गई, असम में ही कहीं कहीं चलती है, जैसे कि आप याद कर सकते हैं सदिया टू धुबरी। और थर्ड क्या है अपना, केरला में ही स्टार्ट होती है और केरला तक ही चलती है। समुद्री जल परिवहन 2 भागों में विभक्त है, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जल परिवहन को भी। कौन कौन से 2 पार्ट्स हो गए, एक तो तटीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि एक तो वो जो कि इंडिया टू इंडिया ही चलता है, यानी कि इंडिया के अंदर ही कहीं ना कहीं जल परिवहन से किसी भी सामान का आवाहन या फिर निर्वाहन किया जा रहा है, आयात निर्यात किया जा रहा है। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें बायोलॉजिकल जो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है और फॉरेन में भी उसका जल के परिवहन के थ्रू आयात निर्यात हो रहा है, तो वो आपके अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के अंदर आ जाएगा। तटीय जल परिवहन देश की विस्तृत तट रेखा जो कि 7,517 किलोमीटर और विभिन्न हिंद महासागरीय द्वीपों की दृष्टि से भारत में तटीय परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। तटीय परिवहन को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि आपका पोर्ट सिस्टम हो गया, बेसिकली बंदरगाह वगैरह। भारत में कुल 212 बंदरगाह हैं, जिनमें 13 बड़े और 189 छोटे बंदरगाह हैं। इनमें से सक्रिय बंदरगाह 78 है। तटीय जल परिवहन में ऊर्जा की बचत होती है। आगे बात करते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह, यानी कि पश्चिमी तट के आपके जो बंदरगाह हो गए, पश्चिमी तट आपका वेस्ट साइड हो गया। वेस्ट साइड आपका बोला जाए तो ये हो गया आपके गुजरात हो गया, और फिर गुजरात से नीचे नीचे आप चलते रहे महाराष्ट्र, गोवा, ये सारे जो हो गए आपके पश्चिमी साइड वाले हो गए। यहाँ पे कौन कौन से मेन आपके पोर्ट पड़ते हैं या फिर बंदरगाह पड़ते हैं, तो पहला है कांडला दीनदयाल बंदरगाह, दूसरा आपका है मंगलौर, तीसरा नवाहा शोवा बंदरगाह जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, मर्मगुआ जो कि गोवा में है, मंगलौर, कोच्चि आपका केरल में। ठीक है, तो ये कुछ आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह बनते हैं। अब बंदरगाह जो है वो मुश्किल नहीं है याद करना, क्योंकि हमारा आधा इंडिया ही जो है वो समुद्र से लगता है। बाकी तो देखो आपका ऊपर का जो जम्मू कश्मीर वाला और ये पूरा ऊपर का राजस्थान वगैरह का साइड है, ये सब तो लग ही नहीं रहा। ये सब तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, इन सब से लग गया है। तो इसलिए बाकी का नीचे का आधा इंडिया ही अपना जो है वो समुद्र से लगता है। तो इसलिए आधे समुद्र के लिए ही हमें बंदरगाह याद करने पड़ते हैं। उसमें भी 2 बट गए, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, तो इस हिसाब से याद करना और ईजी पड़ जाता है। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह आपके ये सारे हैं। कौन कौन से, कांडला 1 नंबर, दूसरा आपका मंगलौर 2 नंबर, तीसरा आपका नहावा शोवा बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 3 नंबर, चौथा आपका मर्मगुआ, 5वां आपका मंगलौर और 6ठा आपका कोच्चि। आगे बात करते हैं तो कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी पे है ये। दूसरे नंबर पे मुंबई पोर्ट है आपका जो कि सेलेसिटे आइलैंड है। सेलेसिटे आइलैंड आपका सबसे बड़ा भी है, और मतलब वैसे अगर आइलैंड में देखा जाए कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है तो सेलेसिटे आइलैंड ही है आपका। नवासोहा पार्ट
पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसको कहा जाता है, मुंबई के अंदर है। मार्मागोआ गोवा के अंदर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। न्यू मैंगलोर पोर्ट आप कहाँ पे है, कर्नाटका में है, जो कि मुंबई से कोची तक कनेक्ट करता है और NH-17 भी इससे गुजरती है भाई। कोची पोर्ट आपका वेलिंगटन आइलैंड पे है, केरला में है। आगे बात की जाए तो पूर्वी तट के बंदरगाह, यानी कि ये आपकी कौन सी ईस्ट साइड हो गई। ईस्ट साइड बोले तो आपका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, फिर नीचे नीचे आप आ सकते हैं तो आपके वो सारे स्टेट्स इसमें आ जाएंगे। उड़ीसा हो गया, ये सारे स्टेट्स इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पे कोलकाता है, यानी कि हुगली नदी के पास, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई और न्यू तोतीकोरिन। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। इनको भी और डिस्क्राइब किया। कोलकाता पोर्ट मैंने आपको भी बताया था, हुगली नदी के पास है, पश्चिम बंगाल में भी ये पड़ता है और 2 लार्जेस्ट पोर्ट आपके यहाँ पे हैं, कि सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है ये आपका। ठीक है, पूरे में बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट के हिसाब से तो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ये पड़ता है आपका। हल्दिया पोर्ट की बात करते हैं तो अभी भी हमने पढ़ा था कि हमारे उसमें वाटरवेज फर्स्ट में इलाहाबाद टू हल्दिया आता था अपना नेशनल वाटरवे 1। तो हल्दिया आपका कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। टू रिड्यूस कोलकाता पोर्ट वर्कलोड इट क्रिएटेड, यानी कि कोलकाता जो आपका पोर्ट है उसका वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए इसको बनाया गया था, वरना सबसे पहले सिर्फ कोलकाता पोर्ट हुआ करता था, हल्दिया पोर्ट नहीं हुआ करता था। पर क्योंकि कोलकाता पोर्ट पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड इंक्रीज़ होने लग गया था, उसके सब्सटीट्यूट में फिर इसको बनाया गया था कि ठीक है भाई, दोनों को साथ में इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो वर्कलोड हाफ हाफ हो जाएगा। बात करें पारादीप की तो आपका उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। डॉल्फिन नॉज नमक माउंटेन रेंज सेव इट। ठीक है, डॉल्फिन्स होती हैं यहाँ पे, नौज नमक माउंटेन है यहाँ पे और बस इस माउंटेन की रेंज है यहाँ पे। तूतीकोरिन की बात की जाए तो एक ओपन कोर्ट है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु पे है ये। चेन्नई पोर्ट की बात की जाए तो सिंथेटिक पोर्ट है, आयरन कोकोनट फ्लैश यहाँ पे है। एन्नौर पोर्ट की बात की जाए तो 12th पोर्ट माना जाता है इसको बाकी सारे वर्कलोड के हिसाब से। पोर्ट ब्लेयर की बात की जाए जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है, 13वें नंबर पे आता है। भटकल पोर्ट की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटका में आता है। बस आप याद कर ले कौन कौन सा कहाँ पे है। इंटरनेशनल वाटरवेज़ की बात की जाए तो स्विस कैनाल जो कि आपकी 1869 में बनी थी। उत्तमाशा चैनल ऑल्सो कॉल्ड रेप वे जॉइन इंडिया टू साउथ अफ्रीका एंड अमेरिका, जॉइन करती है साउथ अफ्रीका अमेरिका और इंडिया को उत्तमाशा चैनल, और उसको रेप वे भी कहा जाता है। सिंगापुर चैनल की बात करें तो ये जॉइन करती है इंडिया को, मलेशिया को, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान। ऑस्ट्रेलिया चैनल की बात की जाए तो जॉइन करती है इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को। ठीक है, उत्तमाशा चैनल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपका इंडिया, वैसे तो सारे में ही इंडिया की ज्वाइन हो रही है। स्वीज कैनाल की बात करें तो इंडिया को यूरोप से ज्वाइन किया गया था। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात से लोनी उत्तर प्रदेश तक है एक पाइपलाइन। यह भारत की सबसे लंबी LPG गैस घर में प्रयुक्त होने वाली गैस की लाइन है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर गेल कंपनी के हाथ में है। राजस्थान में बांदर सिंगरी के पास गोदावरी गांव में इसका प्लांट है। यानी कि याद करना आपको, सबसे बड़ी पाइपलाइन जो परिवहन आज की तारीख में है वो कहाँ से है, जामनगर गुजरात से लेकर लोनी उत्तर प्रदेश तक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है तो भाई गेल के हाथ में है या फिर आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में है। और इसमें सप्लाई क्या होता है, सबसे ज़्यादा LPG गैस सप्लाई होती है इसमें, जो कि हर घर में यूज़ होती है। दूसरी है आपकी हजीरा पाइपलाइन जो कि हजीरा गुजरात से बीजापुर मध्य प्रदेश तक चलती है। जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि तीनों चीज़ कवर करती है, हजीरा गुजरात, बीजापुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका नाम है HBJ। ठीक है, आगे आपकी बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस की या फिर नेचुरल गैस की लाइन है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी गेल के हाथों में है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक गैस, जबकि आपने पहला वाला देखा हो जो कि गुजरात से लोनी तक था, जामनगर गुजरात से लोनी उत्तर प्रदेश, इसमें LPG है। जबकि जो सेकंड वाली है अपनी गुजरात से मध्य प्रदेश, इसके अंदर क्या है, नेचुरल गैस है। तीसरे की बात करते हैं वीरमगांव जो कि गुजरात में है, चाकसू राजस्थान, पानीपत हरियाणा, लुधियाना पंजाब। VCPL यह भारत की पेट्रोलियम गैस की ऑनलाइन लाइन है जिससे पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन जाता है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी गेल के हाथों में है। पर ये जो तीसरी लाइन है इसमें क्या है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का सप्लाई होता है।
आगे बात की जाती है कम्युनिकेशन चैनल की। टेलीग्राफ की सबसे पहले बात करते हैं। सैमुअल मॉर्स ने इसको इन्वेंट किया था। टेलीग्राफ जो आज भी आप लोग भेजते रहते हैं, ऑनलाइन चलता है, वो आपका सैमुअल मॉर्स ने इन्वेंट किया था। टेलीफोन की बात की जाए तो ग्राहम बेल ने, यानी कि कुछ कम्युनिकेशंस चैनल किस किसने इन्वेंट की थी वो हम देख सकते हैं। टेलीग्राफ सैमुअल मॉर्स, टेलीफोन ग्राहम बेल। इन 1957 ऑल इंडिया रेडियो नेम चेंज टू आकाशवाणी, यानी कि 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी रखा गया था, ये अपन को याद रखना है। फर्स्ट शो ऑफ दूरदर्शन ऑन 15 सितंबर 1951, यानी कि पहला जो शो था दूरदर्शन का वो आपका 15 सितंबर 1951 को दिखाया गया था। इंडिया फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट वॉज आर्यभट्ट, रिलीज ऑन 19 अप्रैल 1975 बीकानूर, जो कि बीकानूर में आपका रिलीज़ किया गया था फर्स्ट शो। और फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट कहाँ की थी, यानी कि किसने बनाई थी भाई, आर्यभट्ट ने। उसका नाम था आर्यभट्ट, यानी कि इंडिया की जो पहली मैन मेड सैटेलाइट थी उसका नाम आर्यभट्ट था। उसको रिलीज़ कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से, बीकानूर से। स्किन का जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी की भी स्किन का जो कलर है वो मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वहीं बात की जाए कि नेल्स और हेयर किससे बने होते हैं, तो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक सामान्य वयस्क के शरीर में 500 से 600 मिली पसीना उत्सर्जित होता है, तो वहीं मनुष्य की त्वचा में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ होती है और प्रत्येक ग्रंथि का छेद त्वचा की सतह पर खुलता है। यानी कि अपन को याद रखना है कि 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ होती है, फिर स्वेट ग्रंथियाँ होती है जिससे अपना पसीना वगैरह निकलता है। बाकी बात की जाए तो कितना पसीना अगर देखा जाए तो 500 से 600 मिलीलीटर। हमारे दोनों नेत्रों से वस्तुओं का एक ही बिंब बनता है, इस प्रकार की दृष्टि को द्विनेत्री दृष्टि कहा जाता है। तो वहीं इस प्रकार की दृष्टि से वस्तु की गहराई, दूरी, लंबाई, चौड़ाई आदि का पूर्ण ज्ञान होता है। कुछ जंतु जैसे मेंढक, खरगोश आदि में दोनों नेत्र द्वारा एक ही वस्तु के अलग अलग बिंब बनते हैं और इस प्रकार की दृष्टि को एक नेत्री दृष्टि कहा जाता है। यानी कि जब अपने दोनों नेत्र से एक ही दृष्टि क्रिएट करते हैं तो द्विनेत्री, क्योंकि आपने दोनों नेत्र का इस्तेमाल किया है। पर वहीं अगर आपकी दोनों नेत्र, जो कि इंसान में तो संभव नहीं है, हालांकि मेंढक, खरगोश कुछ जानवर है जो कि ऐसा कर सकते हैं, अगर वो अपनी दोनों आंखों से किसी भी एक चीज़ को अलग अलग व्यू देख रहे हैं तो वो एक नेत्री हो गए, क्योंकि उन्होंने एक नेत्र से कुछ देखा, एक नेत्र से कुछ देखा। बाकी इंसान का द्विनेत्री हो जाएगा दृष्टि। आगे बात करें तो मनुष्य की आँख के प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, हरा और नीला है। तो वहीं नेत्र में दो प्रकार के जल भरे होते हैं, तेजोजल जो कि त्रिनेत्र, ये द्रव बनता रहता है और निकलता रहता है। इसे बाहर निकलने बाधा आने पर ग्लूकोमा या फिर समलबाई बीमारी हो जाती है। और दूसरा है काचर जल या फिर कायाम, ये जीवन में एक ही बार बनता है। नेत्र में अश्रु ग्रंथि होती है जो शिशु जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय होती है, यानी कि बच्चे में जो आंसू वाली ग्रंथि होती है वो 4 महीने के बाद सक्रिय होती है। ये नहीं कोई बच्चा पैदा होगा तब से ही उसके आंसू निकलेंगे, जो वो 4 महीने का हो जाएगा तब से उसमें अश्रु ग्रंथि पैदा होनी शुरू होगी, ये अपन के लिए मेन बात बनती है। तो वहीं आँख में अश्रु आना एक प्रतिवर्ती या फिर अनैच्छिक क्रिया है जो मेरुज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुज्जु आपका ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे एक नियंत्रित होती है। प्रत्येक आँख में 125 मिलियन रॉड्स और 7 मिलियन कोन्स होते हैं, यानी कि एक आँख के अंदर आपका 125 मिलियन रॉड्स है और 7 मिलियन कोन्स है। इसमें जो देखो सबसे पहले और मेन बात जो अपन ने की वो मैं आपके लिए यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जो मेन बात पढ़ी वो ये कि यहाँ पे 2 प्रकार के जल होते हैं काक के अंदर। सबसे पहला होता है तेजोजल। तेजोजल क्या होता है, जो कि कॉन्स्टेंटली एक व्यक्ति की आँख में बनता रहता है और निकलता रहता है, और अगर ये नहीं निकलता, इसके निकलने में कोई भी बाधा आती है तो फिर कौन सी बीमारी होती है, ग्लूकोमा या फिर समलबाई होती है। ठीक है। पर वहीं दूसरे वाले जल की बात करें जो कि आंखों से निकलता है तो वो है काचर जल या फिर इसको कायाम कहते हैं, और ये जीवन में एक ही बार बनता है, यानी कि 2 हो गए, एक तो तेजो और एक हो गया अपना काचर जल। और बच्चे में अश्रु ग्रंथि कब बननी शुरू होती है, 4 महीने के अंदर बननी शुरू होती है, यानी कि एक बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर अश्रु ग्रंथि बननी शुरू होती है। और इसे कंट्रोल कौन करता है, मेरुज्जु। ठीक है, कि एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि एक इंसान नहीं रोक सकता है खुद को रोने से, तो मेरुज्जु ये क्रिएट करता है। 125 मिलियन रॉड्स होती है एक इंसान की आँख में। और 7 नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। पिन्ना का बाहरी किनारा हेलिक्स कहलाता है। पिन्ना आपके कान का जो पिन्ना होता है, फिर
लास्ट वाली त्वचा होती है बाहर का, उसका पिन्ना जो होता है उसके बाहर का त्वचा को हेलिक्स कहते हैं। बाहरी कर्ण कुहर एस आकार की घुमावदार नली होती है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। बाहर कर्ण के जो एस बना होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, फिर 24 मिलीमीटर लंबी होती है। बात करें मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मेलियस या फिर ये हथौड़ी नुमा होता है। इंकस ये घोड़े की रकाब के आकार की होती है। स्टेपिस ये निहाई के आकार की होती है कहा जाता है। तो वहीं स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है। स्टेपिस आपका तीसरी मतलब सबसे छोटी अवस्था हो गई कान के मेलियस की। ठीक है, मध्य कान 3 अवस्थाओं से बना होता है और 3 में भी जो बिल्कुल अंदर जाकर होती है स्टेपिस, वो आपकी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती है। कर्ण अस्थियों ध्वनि तरंगों को अंतः कर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। द्रव से भरा अतः कर्ण लेबरिंथ कहलाता है। तो वहीं आर्गन ऑफ कटाई आधारित झिल्ली पर आधारित होती है, यानी कि जिसमें आपका द्रव भरा होता है कर्ण के जिस भाग में, उसे लेबरिंथ कहा जाता है। आगे बात की जाए तो नोज़ के मिडिल पार्ट में म्यूकस होता है, यानी कि पूरी नोज़ में तो नहीं होता है, नोज़ का जो मिडिल पार्ट है उसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, आपके जो भी डर्ट वगैरह है उसको खुद में स्टिक कर लेता है। ये माना जाता है कि म्यूकस एक स्टिकी पार्ट होता है अपनी नोज़ का, और वो जितना भी कचरा वगैरह जाता है उसको खुद में स्टिक कर लेता है। गॉबलेट कोशिकाओं के कारण नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन चिकनी और चिपचिपी बनी रहती है। किसके कारण भाई? गॉबलेट कोशिकाओं के कारण। अगली बात करें तो जहरीले पदार्थों का पाचन लीवर में होता है, इसलिए जहरीले पदार्थ खाने पर हुई मौत में पोस्टमार्टम के समय लीवर की जांच की जाती है। शराब पीने पर शरीर में सर्वाधिक लीवर प्रभावित होता है, ये भी अपन को याद करना है। शराब से लीवर प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। और दूसरा, अगर कोई भी जहर के मामले से मौत होती है तो भाई पोस्टमार्टम में लीवर की जाँच की जाती है। इंसुलिन हार्मोन टीके की खोज F.T. वेटिंग नामक वैज्ञानिक ने की। अग्नाशय ग्रंथि को मानव शरीर की मीठी ब्रेड भी कहा जाता है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन आपका पैनक्रियाज बेसिकली आपका ये इंसुलिन जनरेट करता है, और इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में कम हो जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, जिसको डायबिटीज़ की बीमारी भी कहा जाता है, मधुमेह हिंदी बोले तो। बाकी इसके टीके की बात करें तो इसका टीका F.T. वेटिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। एक और बात भी अपन याद रख सकते हैं कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो खाली पेट लगता है, यानी कि सुबह जब आप बिना कुछ खाए पिए होते हैं तो आपको इसका इंजेक्शन लेना होता है। दूसरी बात याद कर सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि को मानव शरीर की मीठी ब्रेड कहा जाता है। किसको? अग्नाशय ग्रंथि को। HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाए, इसका मुख्य कार्य भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध करा के भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करना होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब भी आपके आमाशय या फिर पेट के अंदर कोई खाना एंटर हुआ है तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है उसको नष्ट कौन करता है? HCl करता है। छोटे बच्चों के अंदर दूध का पाचन रेनिन करता है, जबकि सामान्य मनुष्य के अंदर HCl करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन, जबकि सामान्य मनुष्य होता है उसके दूध का पाचन HCl करता है। आगे बात करते हैं म्यूसिन की। यह भोजन को चिकना बनाता है और HCl एसिड से आमाशय की दीवारों को सुरक्षा देता है। म्यूसिन क्या करता है कि भोजन को एक तो चिकना कर देता है और दूसरा HCl एसिड से आमाशय की रक्षा करता है। आमाशय के अंदर अम्ल माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि एसिड के थ्रू प्रोटीन का पाचन होता है। मानव का मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। सभी स्थलीय स्तनधारियों का मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, जबकि सभी जलीय जीवों का मुख्य श्वसन अंग गलफड़े होते हैं, जैसे कि कछुआ, मेंढक, और ये फूलते भी हैं इनके जब वे सांस लेते हैं। कछुआ और मेंढक का मुख्य श्वसन अंग गलफड़े जल के अंदर, त्वचा पानी की सतह पर, और फेफड़े धरातल पर। यानी कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कछुआ या फिर मेंढक जो होता है, अगर वो सांस कहाँ पे ले रहा है, अगर वो सांस ले रहा है पानी के अंदर, तब तो आप उसका गलफड़े मान लेंगे, जो भी उसका ऑक्सीजन का सेंटर हो गया। अगर वो पानी की सतह पर ले रहा है तो हम मान लेंगे कि वो किस पे? त्वचा से ले रहा है। वहीं अगर वो धरातल पर ले रहा है, यानी कि सरफेस पे ले रहा है, लैंड पे ले रहा है, तो हम उस पे फेफड़े मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र में क्या है? गैसों को ग्रहण करते हैं और फिर हम गैसों को बाहर निकालते हैं, फिर इनहेल और एक्सहेल बोल सकते हैं आप। इनहेल आपका हो गया निश्वसन और एक्सहेल होगा आपका उच्छ्वासन। इनहेल आप 2 सेकंड करते हैं, जबकि एक्सहेल आप 3 सेकंड करते हैं।
इनहेल और एक्सहेल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या परसेंटेज रहता है वो यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इनहेल के टाइम नाइट्रोजन आपकी 78%, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पर जबकि एक्सहेल के टाइम नाइट्रोजन तो सेम रहती है, ऑक्सीजन 16% ही शरीर से बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% बाहर जाती है। श्वसन क्रिया में काम ली गई गैसों को नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके मान में कोई बदलाव नहीं होता। जो आपने देखा होगा 78 और 78 दोनों सेम रहे हैं, यानी कि एक लौती बस ये आपको ये बनती है नाइट्रोजन, जो कि सेम है। बाकी ऑक्सीजन का ही परसेंटेज चेंज हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी चेंज हुआ है। श्वसन क्रिया की दर की गणना स्पाइरोमीटर नामक यंत्र द्वारा की जाती है। यानी कि इसको कौन पूरे को देखता है, तो स्पाइरोमीटर देखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रक्त के अध्ययन को हिमोटोलॉजी कहा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। सामान्य मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो कि शरीर के वजन का 7% होता है। यानी कि एक मनुष्य के अंदर कितना रक्त कहा जा सकता है, तो 5 से 6 लीटर उसके अंदर रक्त कहा जा सकता है, जो कि आपके वजन का कितना है, कुल 7% आपके वजन का रक्त होता है एक शरीर के अंदर। मेल की बात की जाए तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर होता है। फीमेल की बात की जाए तो 4 से 5 लीटर उसके अंदर रक्त अवेलेबल होता है। मानव शरीर के अंदर रक्त लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। रक्त बनाने की क्रिया को हीमोपाइसिस कहा जाता है। यानी कि रक्त जो बनता है उस क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। और बनता कहाँ पे, तो अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। मेल के अंदर 5 से 6, फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर बनता है। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है और आपके पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट कंटेन करता है, तो 7% कंटेन करता है। आगे बात करते हैं। रक्तदान करने के लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। इससे कम वाले लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 60 वर्ष के आप हो तभी आप रक्तदान कर सकते हैं। रक्त बैंक के अंदर रक्त को 42 दिन तक बहुत कम ताप पर, जो कि +2 to +6 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है एवं सोडियम नाइट्रेट साइट्रेट मिलाया जाता है, जो इसे जमने से रोकता है। यानी कि सबसे पहली बात तो एक व्यक्ति कब डोनेट कर सकता है ब्लड, तो जब उसका वेट 45 से ज़्यादा हो, 45 kg से, और उसकी आयु क्या हो, 18 से 60 के बीच में वो लाई करता हो। बाकी अगर बात की जाए तो जो ब्लड बैंक है उसके अंदर 42 घंटों तक इसको सेफ़ रखने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको नाइट्रोजन और आपका सोडियम साइट्रेट के अंदर मिलाकर रखा जाता है ताकि ये जमे ना। आगे बात करते हैं। ये कुछ ग्रुप है कि यानी कि जिसकी सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रुप का नाम है ए बी और ओ। यानी कि ये सारे ग्रुप वाले किस किस को अपना ब्लड दे सकते हैं। अब इनके एंटीजन है, एंटीबॉडी है, किसको दे सकते हैं और किस से ले सकते हैं। अब जो ए ग्रुप वाला है उसका एंटीजन ए कहलाता है, इसकी एंटीबॉडी बी कहलाती है। किसको दे सकता है, तो ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। और किससे ले सकता है, तो ए से और ओ से ले सकता है। बी की बात की जाए तो बी का एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। किसको दे सकता है, तो ये बी को और ए बी को दे सकता है। और किससे ले सकता है, तो बी से और ओ से ले सकता है। ए बी की बात की जाए तो एंटीजन ए बी है, इसका एंटीबॉडी कोई नहीं है। किसको दे सकता है, तो सिर्फ ए बी वाले को। और किससे ले सकता है, तो ए से, बी से, ए बी से और ओ से। ओ की बात की जाए तो एंटीजन कुछ नहीं है, एंटीबॉडी ए बी है। किसको दे सकता है, तो ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, यानी कि सबको दे सकता है। और वही बात की जाए इसके लेने की, तो सिर्फ ओ से ले सकता है। यानी कि अगर आपको पूरा टेबल देखकर एक बात समझ आ रही होगी, ओ वाले बड़े दानवीर होते हैं। ये दे तो सबको सकते हैं पर ले सिर्फ खुद अपने बंदे से सकते हैं जिसका ओ हो, बाकी किसी से नहीं लेंगे। रक्त समूह का वर्गीकरण एंटीजन के आधार पर किया गया। रक्त समूह का जनक पिता कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव तथा सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है। तो देख सकते हैं आप, जो सबको समूह को दे सकता है वो ओ है और जो नहीं दे सकता, जो सबसे ले सकता है वो ए बी है। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं ए बी ने क्या किया था, सिर्फ ए बी को दे सकता था। देखिए यहाँ पे ए बी, ये ए बी था। किसको दे सकता है, तो सिर्फ ए बी को। ले किससे सकता है, सबसे। तो इसलिए ए बी को कहा जाता है कि ये क्या है, सर्वग्राही है, सबसे ले लिया। बाकी ओ को क्या कहा जाता है कि ये क्या है, सर्वदाता है, सबको दे सकता है।
आगे बात की जाए तो स्प्लिन की बात करते हैं। स्प्लिन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। शरीर का होता कहाँ है? लिवर के साथ में होता है, इस तरफ दूसरी एब्डोमेन में, देख सकते हैं आप, दूसरी चेस्ट कैविटी के एब्डोमेन में ये स्प्लिन दिख रहा है आपको डायग्राम के थ्रू। आगे बात करते हैं ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, WBC के कारण होता है या फिर वाइट ब्लड सेल के कारण होता है। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल मोनोसाइट होती है, जबकि सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी मोनो और सबसे छोटी लिम्फो। HIV के समय सर्वाधिक मात्रा में T लिम्फोसाइट WBC नष्ट हो जाती है, यानी कि HIV के सामने जब HIV होता है किसी की बॉडी में तो WBC नष्ट होने लगती है। मेरुरज्जु की बात करते हैं। मेरुरज्जु ना अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। ये हमने कब पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था कि हमारे आंसू कौन कंट्रोल करता है, तो मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का स्वतः वहाँ से हट जाना, पैरों में कांटा चुभने पर पैरों का स्वतः ही वहाँ से हट जाना, यानी कि ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो कि हमने बिना कुछ सोचे समझे करी है। हमने ये तो नहीं ना कि पहले हमने कांटे में पैर रखा, फिर हमने सोचा कि हाँ ये तो हमें चुभ रहा है तो वी शुड बैक आर लेग, ऐसा तो हमने नहीं सोचा। यानी कि बिना कुछ सोचे जब भी कोई आपकी ऐसी अनैच्छिक क्रिया होती है जो कि खुद हो रही है, तो ऐसे वॉलेंट्री एक्ट को कौन कंट्रोल करता है? तो मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का स्वतः वहाँ से हट जाना, फिर पैर में कांटा चुभने पर स्वतः ही हट जाना। कुकुरबिटेसी कुल में पाई जाने वाली सब्जियों में एक कड़वा एल्केलॉइड पाया जाता है, अतः इसी वजह से खीरा कड़वा होता है। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, फिर इस फैमिली की जो भी सब्जियां होती है इसमें एक कड़वाहट पाई जाती है। कचरी भी इसके अंदर आती है। कचरी अगर आपने खाई हो तो ठीक है, वो भी कड़वी होती है, तो वो भी कुकुरबिटेसी के अंदर आती है। आगे बात करें तो बड़ी माता, ये एक बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारी है। इसका रोगजनक वेरिओला वायरस है, यानी कि किस वजह से होती है? तो वेरिओला वायरस की वजह से होती है। यह एक घातक रोग है जिसमें पेट दर्द, सिर दर्द, त्वचा पर लाल निशान बनना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। 1798 में एडवर्ड जेनर ने इस रोग की वैक्सीन बनाई थी। मीनामाता और फ्लोरोसिस प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग है, यानी कि मीनामाता और फ्लोरोसिस कैसे होता है? प्रदूषण के कारण होता है। फ्लोरोसिस क्या होता है? दांत का पीलापन बेसिकली होता है, कि अगर किसी बच्चे के दांत बहुत ही ज़्यादा पीले हैं विदाउट एनी रीज़न, तो फ्लोरोसिस की वजह से है। और बाकी मीनामाता की बात की जाए तो ये भी और फ्लोरोसिस भी दोनों ही प्रदूषण के कारण बीमारी है। और बड़ी माता क्या है? वेरिओला वायरस की वजह से हुई जाती है। एडवर्ड जेनर ने इसका टीका इन्वेंट किया था। पागल कुत्ते के काटने पर ARV यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने की तथा HTCV ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज़ वैक्सीन का निर्माण 1967 में किया गया। इबोला वायरस रिसेंटली आपके अप्रैल के करंट अफेयर्स अभी मैंने कंसीडर किया है, वहाँ भी एक स्टेट में इबोला वायरस की वजह से बहुत ही परेशानी हो रही है। इबोला क्या है? जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, एक वायरस है। ऑल्सो कॉल्ड इबोला हेमरेगिक फीवर। इसमें क्या है कि भाई बुखार हो जाता है। अ वायरस दैट कॉज सेवर ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर एंड कैन लीड टू डेथ, यानी कि बुखार इतना तगड़ा होता है आपके कि आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपके कोई भी शरीर का पार्ट फेल हो सकता है वर्क करना, या फिर क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है। ह्यूमन्स में स्प्रेड द वायरस टू अदर ह्यूमन्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड सच एज ब्लड, यानी कि फ्लूइड के थ्रू एक दूसरे से पास होता है, जैसे कि ब्लड वगैरह से इबोला वायरस। चिकनगुनिया की बात की जाए तो यह मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है तथा रोगजनक वायरस अल्फा वायरस है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में सिर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द होता है, जिससे व्यक्ति झुककर चलता है। तो चिकनगुनिया एडीज मच्छर की वजह से होता है। बाकी अल्फा वायरस होता है, वैसे बहुत बुरी बीमारी है, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब अगर आप ठीक भी हो जाते हैं तब भी आपको 2-3 साल तक इसका असर देखने को मिलता है, और बॉडी आपकी बिल्कुल पेन में रहती है, चकनाचूर बॉडी सी हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। मादा एडीज मच्छर स्वच्छ जल में पाया जाता है तथा यह सुबह के समय एक विशेष कोण 45 पर बैठकर मनुष्य के रक्त का चूषण करने बीमारी फैलाता है। मादा एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। मादा एडीज मच्छर भाई आपके पीछे भी थी चिकनगुनिया का रीज़न,
ठीक है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, जो कि स्कूल्स वगैरह में भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देती है। अगर तेल आपका पानी के ऊपर पड़ा हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आती उन मच्छरों को, तो वहाँ नहीं बैठते, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। पीलिया से प्रभावित अंग यकृत, रेबीज से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, एड्स से प्रभावित तंत्र प्रतिरक्षी तंत्र और फ्लाइरिया से प्रभावित अंग लिम्फ ग्रंथि है। मलेरिया बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी में हो सकती है। तो ये सारी बात इसमें आपने देखी। सबसे पहले क्या कि जो आपका एडिस मच्छर है उसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। दूसरा, ठहरे पानी अगर आपको दिख भी जाए, आप नहीं कुछ कर सकते तो तेल डाल दे, क्योंकि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को उसमें काट देगा। तीसरी बात ये कि मच्छरों का प्रजनन उससे थम जाएगा। तो चौथी बात ये कर लेते हैं कि पीलिया वगैरह से मतलब जो भी ये बीमारी है उनसे कौन कौन सा आपका एरिया इफ़ेक्ट होता है भाई। तो पीलिया से यकृत इफ़ेक्ट होता है, रेबीज से तंत्रिका तंत्र, एड्स या फिर HIV से आपका प्रतिरक्षी तंत्र, फाइलेरिया से आपका लिम्फ ग्रंथ, और मलेरिया क्या है, रुके हुए पानी वगैरह से होता है। अभी हमने पढ़ लिया। सार्स की बात करते हैं। सार्स क्या है, एक बीमारी ही है। ठीक है। सार्स क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस रोग में शरीर में श्वसन संबंधी बहुत सारे रोग के लक्षण पाए जाते हैं। कटे और घाव को हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर को मेथी के बीजों की चाय से, आँख की सूजन को ताजे धनिया के बीजों से तथा दांत के दर्द को हींग चूर्ण से ठीक किया जा सकता है। डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है। तो ये आप याद कर ले बस। सॉर्स क्या है आपका, एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोले तो सांस लेने में जब किसी को समस्या आ रही है तब वो उसको सॉर्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा, सॉर्स नहीं सॉर्स। ठीक है। और बाकी ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर जैसे कि पूछा जा सकता है कि कटा वगैरह घाव आपने किसी बच्चे के देखा तो आप क्या करेंगे, सीधा एम्बुलेंस को फ़ोन? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आपको हल्दी वगैरह का इंतज़ाम करना होगा और उसके चूर्ण को वहाँ लगाना होगा। अगर किसी बच्चे को आपको एक राय देनी है कि सामान्य ज्वर में क्या करना चाहिए तो आप उसे बोलेंगे कि मेथी के बीजों की चाय पीनी चाहिए। आँख की सूजन को कैसे उतारा जाए, तो धनिया के बीजों से उतारा जाए। दांत के दर्द को हींग के चूर्ण से या फिर अपना लौंग के तेल से, लौंग के तेल को अपना यूरेनॉल कहते हैं अगर आपको पता हो तो। बाकी एक और चीज़ पढ़ी हमने, डिस्लेक्सिया, जो कि क्या है, पढ़ने की समस्या है। कुछ छोटी मोटी इन्फो जैसे कि टेडपोल क्या है, फर्स्ट स्टेज होती है अपने फ्रॉक की। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के अंदर शुरू किया गया था। अभी न्यूएस्ट 50वां जो टाइगर रिजर्व आपका खोला गया है वो अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। अगर उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम है कमलंग। वो कमलंग उसका नाम है। कमली कमली गाना सुना होगा आपने, उससे याद कर ले, कमलंग टाइगर रिजर्व। बाकी एडवर्ड ओ विल्सन फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं, या फिर बहुत ही आपकी जो ऐसी चीज़ जो कि जैव विविधता, जिसको हम प्रॉपर हिंदी में कह सकते हैं जैव विविधता के पिता, कौन कहलाते हैं? एडवर्ड ओ विल्सन कहलाते हैं। राजस्थान के राज्य पुष्प की बात करें, वैसे तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो डाल रखी है, पर क्योंकि इस बुक के अंदर आया तो फिर मैंने इसको कंसिडर करते हुए चला कि इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है उसके लिए। जैसे कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो रोहिड़ा है। इसे सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। रोहिड़ा के फूल को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीका, राजस्थान की मरु शोभा, वैज्ञानिक भाषा में टीकोमेला एंडुलेटा आदि नामों से जाना जाता है। रोहिणी पश्चिम राजस्थान के में सर्वाधिक पाया जाता है, जो चैत्र माह में खिलता है। चैत्र माह आपका बिल्कुल स्टार्टिंग हो गया, जो कि आपका नववर्ष हो गया। ठीक है। चैत्र माह में खिलता है। इसका रंग हिरमिच होता है। हिरमिच में कौन कौन से रंग हो गए? पीला, केसरिया, लाल और नारंगी, यानी कि एक चटक रंग का सा फूल होता है रोहिड़ा आपका। कब हुआ लॉन्च? तो 31 अक्टूबर 1983 को। नेशनल ट्री की बात कर लेते हैं, खेजड़ी, जिसमें आपका अमृता बिश्नोई का चिपको आंदोलन भी बहुत आ जाता है। वहाँ पर जो आपकी जगह थी खेजड़ी वगैरह, राजस्थान में जो जगह है खेजड़ली, यहाँ पर एक कहावत भी है कि मतलब वो मुझे राजस्थान में तो याद नहीं है, पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे याद है। हिंदी ट्रांसलेशन में मतलब वहाँ पे क्या कहा जाता है, खेजड़ी जनजाति के लिए वहाँ ये कहा जाता है कि अगर एक सर के बदले आप एक पेड़ बचा सके तो बहुत है। तो ऐसा कुछ था।
बाकी मैंने देखती हूँ संस्कृत में, मतलब राजस्थानी भाषा में वो लिया गया है, तो बाकी अच्छा होगा, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा लिया है। तो नेशनल ट्री अपना खेजड़ी है, 31 अक्टूबर 1983, जो कि सेम डेट आपकी रोहिड़ा की है, इसको भी अनाउंस किया गया था नेशनल ट्री। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं इसको, धर का कल्प वृक्ष कहते हैं, जंती लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसकी जो लीव्स होती है, हरी पत्तियाँ, उसको लूम कहा जाता है और दशहरे को इसकी पूजा की जाती है। सेलिसत्रना इंसेक्ट और ग्राइकोत्रामा कवक रीजन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ खेजड़ी ट्री, यानी कि दो चीज़ों की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक तो उस पर पाए जाने वाले सेलिसत्राना इंसेक्ट या फिर सेलिसत्राना कीड़े, और दूसरा है इसका ग्राइकोट्रामा कवक, जो कि इसकी छाल वगैरह में से निकलता है, उसके रीज़न से इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बाकी ये ट्री को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया को इंक्रीज़ होने से बचाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेजर्ट को बढ़ने से रोकता है ये। और खेजड़ी डे कब मनाया जाता है, तो भाई आपका 12 सितंबर 1978 को मनाया जाता है। राज्य पक्षी की बात की जाए तो गोनावड़ है। इसे सरकार द्वारा 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ, लुप्तप्राय, विलुप्त होने के कगार पर पक्षी है, जिसे माल मोरली, सोहन चिड़िया, मुधनगेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर हुकना वैज्ञानिक नाम है, जिसका कैरियोटिस नाइग्रोसेप आदि नाम से जाना जाता है। गोडावन मरुद्यान जैसलमेर, सोरेसेन बारा एवं सौंकलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है, जिसका भोजन तारामीरा है। गोडावन पक्षी अपने अंडों के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाते हैं, ये अपन को याद करना होगा। इसकी कौवा क्या करता है, सबसे ऊंची डाल पर जाके अपना घोंसला बनाता है, तो उसी प्रकार अपना गोडावन पक्षी क्या है, अंडों के लिए ज़मीन पर घोंसला बनाता है। आगे बात की जाए तो राज्य पशु की, जो कि वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है, चिंकारा है। आपका हिरण जैसा कुछ दिखता है चिंकारा, ठीक है। इसे सरकार द्वारा 12 दिसंबर 1983 को, जो कि सेम डेट आपकी पीछे वाली रही राज्य पक्षी की, 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा को छोटा हिरण व वैज्ञानिक भाषा में गजेला कहते हैं। चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है, ठीक है। छोटा हिरण या फिर एंटीलोप, मैंने आपको बताया हिरण के जैसा दिखता है। बाकी इसका जो वैज्ञानिक नाम है गजेला, इजी है याद करना। और सामान्यतः कहाँ पे होता है, तो ज़्यादातर जोधपुर में पाया जाता है। राज्य पशु की बात की जाए तो ऊँट है, जो कि आपका आया भी हुआ है पेपर में। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, कैमिलस ड्रेमेटेरियस, ये भी ईजी है, कैमिलस ड्रेमेटेरियस। रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा इसको 30 जून 2014 को की गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई, यानी कि 2014 में ही इसका मेन हुआ है सब कुछ। भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है, जिसके कारण यह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। और ये भी माना जाता है कि इसकी टांगें लंबी होती है, ये भी रीज़न है इसका डेजर्ट में स्टे कर पाने का। हाँ, ठीक है। ये भी इसका रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी से स्टे कर सकता है अपना रेगिस्तान वगैरह में, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, जैसे कि ऊँट के बच्चे को टोल्डिया कहते हैं, ऊँट की बच्ची को टोल्डी, बूढ़े ऊँट को पाकट। ऊँट पालक जाति से रेबारी या फिर रायका, यानी कि ऊँट पालक जाति से अगर कोई बंदा बिलोंग करता है तो उसे रेबारी या फिर रायका कहा जाता है। ऊँटों का देवता पाबूजी, ऊँटों की देवी आंता देवी बीकानेर में जो है। ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। ऊँट का मेला पुष्कर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त भी होती है इसकी, हमने आगे की पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था इसको। और सबसे बड़ा और रंगीन मेला भी लगता है पुष्कर में। कैमल मैन अशोक टांग को कहा जाता है, ये भी हमने पीछे की स्लाइड में देखा था, जो कि पुष्कर से ही बिलोंग करते हैं। कैमल सफारी समगांव में जैसलमेर में कराई जाती है। सबसे प्रसिद्ध ऊँट कौन है, तो नांचना है। ऊँट की खाल पर सोने, चांदी एवं अन्य धातु से की जाने वाली नक्काशी को उस्ता कला कहते हैं, जो कि बीकानेर में प्रसिद्ध है। जिंदा ऊँट के बालों पर चित्रकारी जटकटराई बीकानेर में की जाती है, यानी कि सोना चांदी से उकेरना भी वहीं हो गया है और बालों पर चित्रकारी भी वहीं हो गई है।
ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो मुबारक महल है। बीएसएफ द्वारा संचालित कैमल बैंड है जिसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। आगे आप किसकी बात की जाए तो राज्य खेल कौन सा है? अपना बास्केटबॉल है। इसे सरकार द्वारा 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। राज्य की राजभाषा कौन सी है? सारी राजस्थान की ही बात हो रही है। राजस्थान का ही खेल हमने बास्केटबॉल पढ़ा। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की लोक वाद्य अलगोजा है, यानी कि वहाँ पर जो वाद्य बजाया जाता है, जो वाद्य यंत्र वहाँ का मेन है, जिसको लोक माना गया है, लोकहित में माना गया है, लोकजन में माना गया है, वो अलगोजा है। राज्य की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। राजस्थान राज्य का नृत्य घूमर नृत्य है। राजस्थान का गीत क्या है? तो केसलिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, जो कि इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया। तो अल्लाह जिला बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपका कथक नृत्य है। राजस्थान के कवि सूर्यकमल मीसण है जो कि राज्य कवि घोषित थे। राजस्थान का दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। ला दी भाई। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत का विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तनौट जैसलमेर में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं इसकी। बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व अंडमान निकोबार समूह में 9 हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है जो कि उत्तराखंड में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लेह लद्दाख में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अपना दक्षिणी बटन द्वीप अंडमान निकोबार में पड़ता है। पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है और असम में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बात करें 18 बायोडाइवर्सिटी प्लेस की, यानी कि ऐसे कुछ जैव विविधता सुरक्षित केंद्र जो आपके बनाए गए हैं। नीलगिरी जो कि तमिलनाडु के अंदर, केरला कर्नाटका के अंदर पड़ता है। नोकरेक आपका मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, मानस असम, काजीरंगा भी असम, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है और पंचमनी आपका मेघालय के अंदर पड़ता है। अगस्त मेलाई केरला के अंदर, अचानक अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश के अंदर, शेषचमेलम ये आपका आंध्र प्रदेश में, शेषचेलम आंध्र प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में। केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, ये बात अपन याद रखेंगे। केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा लागू किया गया था। याद रखेंगे ये कंडीशन, जो व्यक्ति 25 या फिर उससे ऊपर से वर्ष से, मतलब कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। अगर 25 वर्ष तक रह रहा है तो वहाँ पर जंगल में उगने वाली सारी चीज़ों पर उसका हक बनता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की बात की जाए तो कोलकाता में स्थित है। कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। कनक सागर बर्ड सेंचुरी बूंदी के अंदर है। नेचर पार्क चूरू के अंदर है। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र को अरण्य कहा जाता है, यानी कि ऐसा कोई स्थल जहाँ पर वन वगैरह नहीं काट सकते हैं और जो कि धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कटाई वगैरह निषेध होती है, तो ऐसी जगह को अरण्य कहा जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पे प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च किया गया और ये इसलिए भी वहाँ पर लॉन्च किया गया कि वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसलिए वहाँ पे लॉन्च किया गया। गोडावन पक्षी या फिर आपका बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरुस्थल जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया गया। तो लुप्त होने के कगार पर खड़े गोडावन पक्षी के प्रजनन के लिए केंद्र सरकार जैसलमेर में उप केंद्र खोलेगी, जिसका मुख्य केंद्र गुजरात के मांडवी होगा। यह दोनों प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्यों में गिने जाते हैं। सर्प उद्यान की बात करें तो कोटा में है भाई, याद रखना है, सर्प उद्यान कोटा। राज्य में एकमात्र सर्प उद्यान कोटा में है, जबकि प्रस्तावित सर्प उद्यान भरतपुर में है।
ध्यान रहे, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान कोटा में है, तो भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान मैसूर में है। भारत का सबसे बड़ा मैसूर और राजस्थान के सबसे बड़ा कोटा। आगे बात करें तो गागरीन तोता। गागरीन तोता क्या है? बेसिकली एक तोता है, इसका लाल रंग होता है उसके कंधे वंधे पे। उइया तोता, इसका कुछ वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, ये इसका नाम है, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। इसके कंधे पर लाल रंग होता है, यही इसकी पहचान होती है। पीली किताब की बात की जाए तो अलवर के अंतिम शासक महाराजा सवाई तेज सिंह द्वारा तैयार कराई गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट को पीली किताब कहते हैं। किसने तैयार कराई थी? महाराजा सवाई तेज सिंह ने कराई थी। कहाँ थे? अलवर थे। और था क्या इसके अंदर? तो फॉरेस्ट सेटलमेंट की रिपोर्ट थी, इसलिए इसे पीली किताब कहा जाता था। कृषि के मुख्य स्वरूप निम्न है। एपीकल्चर, जिसका मतलब एपी या फिर एपिस आपकी मधुमक्खी को कहा जाता है, एपिस उसका नाम होता है। वर्मी कल्चर केचू पालन को, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को, हॉर्टिकल्चर बागवानी को, फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती को, सिल्वीकल्चर वनों का विकास और प्रबंधन को, ओलेरिकल्चर जो कि सब्जियां होती है, सब्जियों की खेती को, फ्रूटिकल्चर फलों की खेती को, मोनोकल्चर जिसमें सिंगल एक चीज़ की खेती होती हो, विटीकल्चर अंगूर की खेती को, हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी की कृषि, मोरीकल्चर मलबरी की कृषि को, पॉलीकल्चर एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों की कृषि, टिश्यू कल्चर टिश्यू से अलग की गई कोशिकाओं के कृत्रिम माध्यम से वृद्धि कर नए टिश्यू के निर्माण, मेरिनिकल्चर जो कि समुद्र जीवों के भोजन हेतु कृषि, एक्वाकल्चर वही आपकी पानी से रिलेट करती है, अर्बोरिकल्चर वृक्षों झाड़ियों एवं वाइन्स की कृषि, प्रबंध एवं अध्ययन। ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा न्यूज़ देखा हो तो सिक्किम अपना पहला अभी ऐसा राज्य बना हुआ है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है। झूम खेती को और क्या क्या कहा जाता है? तो मिल्पा मैक्सिको कहते हैं, मिल्पा कहते हैं मेक्सिको के अंदर, झूमिंग कहते हैं उत्तर पूर्व भारत के अंदर, रोका कहते हैं ब्राज़ील के अंदर, लद्दाख कहते हैं इंडोनेशिया के अंदर। आगे बात करें तो कृषि संबंधित भूदान ग्रामदान आंदोलन क्या है? ये वैसे तो उसके 2-3 पॉइंट्स लिखे जा सकते थे, पर इसका 2 पेज मतलब छोटा सा स्टोरी था, तो मैंने पूरा स्टोरी ही इसका ले लिया था। ज़्यादा नहीं है, 2 स्लाइड में इसकी स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, बाकी अच्छी लगेगी पूरी करने पे। अगर मैं इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स लेती तो इतनी ना ही समझ आती, ना ही कुछ इसमें इंटरेस्ट से याद हो पाता। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को सबसे निष्ठावान सत्याग्रही और अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे जी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा से भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली से बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवा देंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है, यानी कि भू का जब दान किया तो उसे भूदान आंदोलन कहा गया। 80 जो भूमिहीन किसानों को 80 एकड़ भूमि देने का बात की गई, उसे कहा गया। और किन के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी? तो विनोबा भावे और रामचंद्र रेड्डी। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो उनके गांव के मालिक थे भूमिहीन को पूरा गांव देने की पेशकश की और उसे ग्राम दान आंदोलन दिया गया कि पूरा का पूरा ग्राम ही क्या कर दिया है, दान कर दिया है। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमिका का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया। लाइकोपीन की बात करते हैं। लाइकोपीन बेसिकली क्या होता है? रेड कलर होता है, जो कि हमारे कुछ फ्रूट्स वेजीज होते हैं जिनमें नेचुरली रेड कलर होता है और लाइकोपीन की रीज़न की वजह से होता है। लाइकोपीन फ्रॉम द नियो लैटिन लाइकोपर्सियम द टोमेटो स्पीशीज इज अ ब्राइट रेड कैरोटीनॉइड hydrocarbon found in tomatoes and other red fruits and vegetables such as red carrots, watermelons, grapefruits and papayas. It is not present in strawberries or cherries. Although lycopene is chemically or carotene, it has no vitamin A activity. ये इसका पिक है, ऐसा कुछ रेड पिगमेंट इसके अंदर होता है। आगे बात करते हैं जेट्रोफा की। जेट्रोफा क्या होता है? एक फ्रूट सही मान लीजिए इसको।
इससे ऑयल्स निकलते हैं बेसिकली। ऑयल्स फ्रॉम जट्रोफा, मेलिन, पाम ऑयल, सोयाबीन, शुगर केन एंड यूज्ड ऑयल कैन बी यूज टू मेक बायोडीजल। बायोडीजल इससे बनाया जा सकता है। जट्रोफा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल सिंस इट इज़ अ नॉन एडिबल प्लांट। इसको खाया नहीं जा सकता एंड इट विल नॉट कॉज कंपटीशन ऑन ह्यूमन फीड। क्योंकि इसको खाया नहीं जा सकता तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं है। कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके सामने इसकी पिक है जिसके फ्रूट्स बने हुए हैं। ये फ्रूट्स क्या है, खाने के काम तो आते नहीं हैं, इसलिए इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो लोग इसको खाते ही नहीं है। ये आपको इसको दिख रहा होगा पिक, कुछ ऐसा होता है ये, और साबुत भी है ये रहा, ठीक है। तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इसे खाता नहीं है। बायोडीजल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम क्या है इसका, जट्रोफा। आगे बात करते हैं प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग नीला होता है तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन रसायन का उपयोग किया जाता है। लीची फल का मासल एरिल भाग खाया जाता है तो पेपेन का स्रोत पपीता है। सुनहरी जरी सिल्क की एक किस्म है। टपक सिंचाई विधि में सर्वाधिक बचत होती है। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up. Show the video and subscribe my video. Yeah. If you don't like the video, please press the dislike button. Thank you. Have a nice day. And bye bye.